नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु लिखी। आपके पास ऑप्शंस में है कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका या हनुमान बाहुक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की थी। हमारा अगला प्रश्न है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे। आपके पास ऑप्शंस में है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, घनानंद जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। घनानंद जी निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है। आपके पास ऑप्शंस में है ईश्वरदास, जायसी, कुतुबन या मुल्ला दाऊद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनना है। प्रश्न में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि कुतुबन को माना है और इनकी रचना कौन सी है? मृगावती। ठीक है, कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है मृगावती, जिसका समय 1503 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने ठाकुर नाम के कितने कवियों का उल्लेख किया है। आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिश्र बंधुओं ने ठाकुर नाम के कितने कवियों का उल्लेख किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। 3 ठाकुर नाम के कवियों का उल्लेख किया है। हमारा अगला प्रश्न है, नाम धातु नहीं बनती है। आपको बताना है कि नाम धातु इनमें से किससे नहीं बनती है। आपके पास ऑप्शन है संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि यौगिक क्रिया 4 तरह की होती है, उनमें से एक प्रकार है नाम धातु भी। ठीक है, तो आपको बताना है कि नाम धातु जो है वो किससे नहीं बनती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नाम धातु जो है वो क्रिया से नहीं बनती है। नाम धातु किस किस से बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। ठीक है, जो क्रिया बनती है उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शंस में है बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? कथन दिया गया है आपके पास कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरायण महाकाव्य की रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, उत्तरायण की रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। उत्तरायण महाकाव्य की रचनाकार रामकुमार वर्मा जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रसखान, रहीमदास, तुलसीदास या बिहारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? किसकी पंक्ति है ये?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रहीमदास जी की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, सुरती मिश्रकृत बिहारी सतसई की टीका का नाम है। आपको बताना है कि बिहारी सतसई पर जो सुरती मिश्र ने टीका की थी उसका नाम क्या था। आपके पास ऑप्शंस में है सुरती चंद्रिका, लाल चंद्रिका, अमर चंद्रिका या बिहारी सार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। बिहारी सतसई की जो टीका लिखी है सुरती मिश्र ने, उसका नाम बताना है आपको कि किस नाम से लिखी है इन्होंने। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अमर चंद्रिका नाम से लिखी है इन्होंने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको कस्बे का कहानीकार कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इनमें से किसको कस्बे का कहानीकार कहा जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कमलेश्वर जी को कस्बे का कहानीकार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। आपके पास ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय या स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। ये चारों नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। आपको बताना है कि किस नाटक में हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, करुणालय में। ठीक है। और करुणालय इनका 1913 ईस्वी का नाटक है। चंद्रगुप्त इनका 1931 ईस्वी का नाटक है। कई बार आपको क्रम के लिए भी पूछा जाता है इनका प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ध्रुव स्वामिनी इनका 1933 ईस्वी का नाटक है और स्कंदगुप्त इनका 1928 ईस्वी का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। आपके पास ऑप्शंस में है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, कठिन वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, यह मिश्रित वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, अज्ञे या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवपालगंज गांव के प्रश्न है आपके पास कि शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है। आपके पास ऑप्शंस में है मेला आंचल, झूठा सच, राग दरबारी या बलचनमा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। किस उपन्यास की कथा भूमि है, राग दरबारी। और राग दरबारी के रचनाकार कौन है, किसका उपन्यास है ये, श्रीलाल शुक्ल जी का। ठीक है। इसमें शिवपालगंज गांव की कथा का वर्णन है और यह इनका 1968 ईस्वी का उपन्यास है। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विशेषण और विशेष्य के जो योग से बनता है वह कौन सा समास बनता है।
हाँ, कई बार परीक्षा में डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो वह कौन सा समास कहलाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। ठीक है, आप जानते हैं कि कर्मधारय समास में पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास जी ने कहाँ किया था? आपके पास ऑप्शंस में है अयोध्या में, काशी में, सुकरखेत में या चित्रकूट में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है, आपको बताना है कि इसका प्रारंभ इन्होंने कहाँ किया था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कहाँ किया था? अयोध्या में किया था। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में रचित है? बिल्कुल सही, अवधी भाषा में रचित है ये और तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, इसको लिखने में कितना समय लगा था इन्हें? 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। इसमें कुल कितने कांड है? इसमें कुल 7 कांड है। ठीक है, और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा माना जाता है। ठीक है, और सबसे छोटा कांड कौन सा माना जाता है? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने किसी ना किसी क्लास में आपको अवश्य बताया है। जिन साथियों ने से पहले वाली क्लासेस को देखा होगा आपको याद आ रहा होगा ये प्रश्न कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड कौन सा माना जाता है। प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है निम्बारक संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है जो संप्रदायों के नाम दिए गए हैं वो है आपके पास अलंकार, ध्वनि, रीति और रस। तो बताइए इन चारों संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या होगा? आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए और उसके बाद अपना उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सही अनुक्रम क्या होगा? रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। अब हम लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। बिल्कुल सही। चलिए, और अलंकार के? भामह। बिल्कुल सही। और रीति के? रीति संप्रदाय के? वामन। और ध्वनि संप्रदाय के? आचार्य आनंद वर्धन। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य आनंद वर्धन। एक बार रिपीट कर देती हूँ, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। अलंकार के भामह और रीति के वामन और ध्वनि के आनंद वर्धन। तो हमारा सही उत्तर भी है ऑप्शन नंबर 4 अनुक्रम की दृष्टि से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में लोकनायक कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है, प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में लोकनायक कवि किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, हिंदी में लोकनायक कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को। हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है। प्रश्न है आपके पास कि सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सुल्तानपुर और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सुल्तानपुर और रायबरेली अवधी बोली के क्षेत्र हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अवधी बोली जो है वो किसकी बोली है? बिल्कुल सही, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कुल कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4, सुल्तानपुर और रायबरेली जो है वो अवधी बोली की क्षेत्र हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड और सबसे बड़ा कांड कौन सा माना जाता है। ठीक है, और जिन साथियों ने इसे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।